फ्रांस की क्रांति खत्म होने के बाद अब विश्व इतिहास में अगला टॉपिक जो आता है वो है औद्योगिक क्रांति का। ठीक है, आप सिलेबस में देखेंगे आपको पता चल जाएगा। औद्योगिक क्रांति जो है वो काफी छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा और इसमें कुछ इतनी ज्यादा समझने वाली बात भी नहीं है। फ्रांस की क्रांति काफी लंबी चली और इसमें कई सारे चरण हुए, इस कारण ये लंबी चली थी। लेकिन औद्योगिक क्रांति जो है वो बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक है, आपका जल्दी हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। ठीक है, क्रांति का अर्थ क्या होता है? क्रांति का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? क्रांति का मतलब मैंने आपको बताया था कि प्राचीन समय से या पुरातन काल से जो भी व्यवस्थाएं चली आ रही हो, व्यवस्थाएं या फिर ऐसा कोई भी विषय वस्तु जो प्राचीन काल से अब तक चला आ रहा हो और अचानक उसमें मूलभूत आमूलचूल परिवर्तन हो जाए। ठीक है, प्राचीन काल से चली आ रही सारी जो भी, चाहे आप कुरीतियां माने, चाहे कोई भी व्यवस्थाएं माने, कोई भी चीज, ठीक है, उसमें आकर के अचानक परिवर्तन होता है। जैसे कि फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, ये सारी जो पुरानी, इसमें क्या था, इस क्रांतियों में क्या था, पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही थी और अचानक आकर के इसमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया था। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति में क्या होगा? औद्योगिक क्रांति का मतलब ये है कि जो भी व्यवस्थाएं चली आ रही थी पहले से, अगर हम उद्योगों की बात करें, उद्योगों की जो भी स्थापना हो रही थी, कल कारखाने चलाए जा रहे थे, उनके बाद अचानक क्या हुआ, एक आमूलचूल परिवर्तन आया और उद्योगों की संख्या में लगातार वृद्धि होती गई। यही कहलाती है औद्योगिक क्रांति। ठीक है, 18वीं शताब्दी के मध्य में, वही जो प्रबोधन काल का समय था, तो 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में उद्योगों की संख्या में लगातार होने लगती है वृद्धि। अब ये किस कारण से होती है, ये क्यों हुआ, ये सब आप आगे पढ़ोगे। तो उद्योगों की संख्या में होने लगती है लगातार वृद्धि और इस वृद्धि के फलस्वरूप इंग्लैंड में हो जाती है सबसे पहले औद्योगिक क्रांति। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम यूरोप की बात करें तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई थी। उसके बाद इंग्लैंड के बाद यूरोप तथा विश्व के अन्य देशों में फैली। हालांकि इंग्लैंड से भी ज्यादा इसका विस्तार रहा था जापान और रूस जैसे देशों में, लेकिन सबसे पहले कहां हुई? इंग्लैंड में हुई। इसलिए हम यहाँ पर ज्यादा फोकस इंग्लैंड को करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के मध्य में जब जिस समय प्रबोधन काल चल रहा था, विभिन्न रचनाएं हो रही थी, लोगों में बौद्धिक विकास हो रहा था, तो अचानक क्या होता है, इंग्लैंड में उद्योगों की संख्या में लगातार वृद्धि होती है और वो एक क्रांति का रूप ले लेती है, जो कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति कहलाती है। ठीक है, देखिए अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो यूरोप में इंग्लैंड जो है वो बहुत सारे देशों से अभी भी पिछड़ा हुआ था। औद्योगिक विकास की बात करें तो औद्योगिक विकास, अगर हम फ्रांस को लेकर चलते हैं तो औद्योगिक विकास फ्रांस में अधिक था। ठीक है, सारी जो भी व्यवस्थाएं थी वो सारी व्यवस्थाएं फ्रांस में इंग्लैंड की अपेक्षा अधिक थी। लेकिन फिर भी ऐसा क्या होता है कि जो औद्योगिक क्रांति है वो फ्रांस में ना होकर के इंग्लैंड में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कारण देखेंगे कि आखिर क्रांति जो है वो इंग्लैंड में ही क्यों होती है, इंग्लैंड में ही क्यों। ठीक है, देखिए अच्छे से समझिएगा। 18वीं और 19वीं शताब्दी में, 18वीं और 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड की जनसंख्या में हो जाती है वृद्धि अचानक। ठीक है, 18वीं और 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड की जनसंख्या में हो जाती है अचानक वृद्धि फ्रांस और अन्य देशों की अपेक्षा। अब जनसंख्या वृद्धि से क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि से क्या होगा समझते चलेंगे, रटने की इसमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है। जनसंख्या वृद्धि से क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, मतलब लोगों की संख्या बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ेगी तो आवश्यकताएं उनकी बढ़ेंगी। ठीक है, अगर कोई अभी दो, हम मान लेते हैं कि ये है दो पति पत्नी और इनका एक बच्चा है और अभी इन्हें केवल एक बच्चे की के भरण पोषण की जिम्मेदारी है, या हम मान लेते हैं कि अभी इस एक बच्चे को इनको कपड़े खरीदने हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनके दो बच्चे और हो जाते हैं तो अब इनको एक की अपेक्षा दो को और खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, एक के अलावा अब दो को अतिरिक्त खरीदने पड़ेंगे। तो क्या हुआ, आवश्यकताएं बढ़ी। आवश्यकताएं बढ़ने से क्या होगा, आवश्यकताएं बढ़ने से होगा मांग बढ़ेगी।
आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो भाई मांग तो करेंगे ही लोग, आवश्यकताएं बढ़ी तो मांग बढ़ी, ठीक है। मांग बढ़ने से, अब जब मांग बढ़ेगी तो वहां के जो उद्योग है वो उस मांग की आपूर्ति करने में अपने आप को लगातार, जैसे कि पहले जो है, अगर हम मान के चलते हैं कि पहले वो एक साल में, हम एक महीने की बात करते हैं, अगर कोई फैक्ट्री एक साल में 100 बिस्किट के पैकेट बनाती थी, ठीक है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि होने से मांग बढ़ी और मांग जो है वो 1000 तक पहुंच गई, ठीक है। तो अब वही कारखाने कोशिश करने लगे और ज्यादा करने की, तो यही चीज हुआ, जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने से क्या हुई, मांग बढ़ने लगी, मांग बढ़ने से अब उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रयत्न करने लगे लोग, जो है अब उत्पादन क्षमता को बढ़ाने लगे, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने लगे, ठीक है। अब देखिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे तो इसके लिए क्या होगा, अभी 100 बिस्किट के पैकेट तैयार करने पड़ते थे, लेकिन अब क्या होगा, करना पड़ेगा उन्हें 1000 बिस्किट के पैकेट तैयार करने पड़ेंगे। तो 100 बिस्किट के पैकेट तैयार करने में 4 मजदूरों में उनका काम हो जाता था, लेकिन 1000 के लिए उन्हें मजदूरों की और ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें पड़ी मजदूरों की जरूरत और इस प्रकार हो गई मजदूरों में बढ़ोतरी, मजदूरों में हो गई बढ़ोतरी, ठीक है। अब मजदूरों में हो गई बढ़ोतरी तो क्या हुआ, मजदूरों की आय भी बढ़ गई, मजदूरों की आय भी बढ़ गई, ठीक है। अब ये बताइए, अगर आपके पास कम पैसे होते हैं तो आप कम सामान या कम चीजें खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि आपके पास पैसे अधिक हो गए तो आप ढेर सारी शॉपिंग करने लगते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मान के चलिए मजदूरों की आय में वृद्धि हो जाती है। अब आय में वृद्धि होने से वस्तुओं के खरीदार और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब जनता की आय में वृद्धि होने लगी और जनता की क्रय शक्ति अब बढ़ने लगी, मजदूर जनता, ठीक है, तो जनता की क्रय शक्ति बढ़ने लगी, आ रहा है समझ में। अब क्रय शक्ति बढ़ने लगी, अभी हम मान के चल रहे थे कि 1000 बिस्किट के पैकेट तैयार करने पड़ते थे, अब उन्हें लगभग 50,000 बिस्किट के पैकेट तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि आय में वृद्धि हो रही है और जनता की क्रय शक्ति जो है वो भी बढ़ने लगी है, ठीक है। तो अब लोग क्या करेंगे, अपनी उत्पादन क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उत्पादन क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे और यही जो साइकिल है वो चलता रहा, ठीक है, यही जो चक्र है यही चक्र चलता रहा और यह एक आगे चल करके 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के रूप में हमारे सामने परिलक्षित होता है, ठीक है, हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है, यह दिखाई देता है। तो यही सब जो कारण थे वो बने औद्योगिक क्रांति के कारण। तो आपने स्टार्ट कहां से किया था इसे, और हो गई क्या, औद्योगिक क्रांति। अब हम यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि कुल मिलाके मांग और उत्पादन ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दे दिया, ठीक है। मांग और उत्पादन में मांग बढ़ी, मांग बढ़ने से उत्पादन में और ज्यादा वृद्धि होने लगी, उत्पादन के लिए मजदूरों की आवश्यकता होने लगी, मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, मजदूरों और जनता की आय बढ़ने लगी, आय बढ़ने से और ज्यादा खरीदार आए मार्केट में, बाजार में, मतलब उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ने लगी और फिर से उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया। इस प्रकार से मांग और उत्पादन ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। अब आपने ये शुरू कहां से किया था, क्या आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सबसे पहले देखिए जनसंख्या में वृद्धि। तो जो पहला कारण है कि आखिर इंग्लैंड में ही क्यों हुई क्रांति, इसका जो पहला कारण बनेगा वो बनेगा जनसंख्या में वृद्धि, और जनसंख्या में वृद्धि के अंतर्गत आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट पॉइंट डाल लेंगे, जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आप
सबने पढ़ा था कि इंग्लैंड की जो सामुद्रिक शक्ति थी वो काफी अच्छी थी, काफी सुदृढ़ थी। ठीक है, इंग्लैंड जो है लगभग चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और वहां के जो भी क्षेत्र है, जो भी प्रदेश है, जो भी देश है इंग्लैंड के अंतर्गत, वो देश ज्यादा समुद्र तट से ज्यादा दूरी पर नहीं है। ठीक है, और इतनी अच्छी वहां की संरचना है, भौगोलिक संरचना, कि जो बंदरगाह है उसके निर्माण में हमें कोई भी कठिनाई वहां के लोगों को नहीं होती थी। ठीक है, कि तट को काटना पड़ेगा। बंदरगाह कैसे बनाए जाते हैं? तट को काट करके बनाए जाते हैं। तो ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई बंदरगाहों के निर्माण में, और आसानी से, चूंकि भौगोलिक संरचना इतनी अच्छी थी कि आसानी से बंदरगाहों का निर्माण संभव हुआ। बंदरगाहों के निर्माण से आयात और निर्यात में क्या हो गई? सरलता हो गई। ठीक है, अब आयात और निर्यात, अब इंग्लैंड में कारखाने स्थापित है। अब कारखानों के लिए क्या चाहिए होता है? कच्चे माल चाहिए होते हैं। ठीक है, अब कच्चे माल की आपूर्ति ये केवल अपने देश से नहीं कर सकता था, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में क्या हो रही थी? मांग बढ़ रही थी। तो अपने देश से केवल ये कच्चे माल की आपूर्ति नहीं कर सकता था, अन्य देशों से क्या करता था? आयात करता था कच्चे मालों को। अब आयात कैसे करेगा? आयात अपने समुद्र के माध्यम से, जलयानों के माध्यम से आसानी से आयात करके बंदरगाहों के माध्यम से ये देश में क्या किया जाता था? पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या बना? इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। आई होप समझ रहे होंगे आप। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, इसकी भौगोलिक स्थिति भी काफी हद तक जिम्मेदार थी यहाँ पर औद्योगिक क्रांति की घटना को संपन्न कराने में। ठीक है, इसकी जो इंग्लैंड जो है, एक बार फिर से बता रही हूँ, चारों ओर से लगभग समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर बंदरगाहों का निर्माण बहुत ही ज्यादा आसानी से हो गया। और बंदरगाहों के निर्माण होने से क्या हुआ? आयात और निर्यात में कोई भी दिक्कत नहीं आती थी, बहुत आसानी से आयात और निर्यात का कार्य कर लिया जाता था। इस कारण यहाँ पर होने लगी थी कच्चे माल की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में, और इस कारण जो कच्चे माल थे उनको तैयार करके और बाजारों में बेचा जाता था। इस प्रकार औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया जो है वो लगातार बढ़ती रही और वो औद्योगिक क्रांति के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ती है। आगे, अब सामुद्रिक जो इसकी शक्ति थी वो काफी अच्छी थी। वो आपने देखा था कि फ्रांस ने, जो नेपोलियन जो था फ्रांस का शासक, उसने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की थी किस पर? इंग्लैंड पर। लेकिन इसकी नौसेना स्थिति या सामुद्रिक शक्ति इतनी सुदृढ़ थी कि वह जो नेपोलियन था वो इंग्लैंड को मतलब देख नहीं सका, इंग्लैंड से जीत नहीं सका, इंग्लैंड में जो भी व्यापार हो रहा था उसे रोक नहीं सका। ठीक है, क्योंकि फ्रांस की नौसैनिक शक्ति इतनी भी अच्छी नहीं थी। तो इसका एक कारण यह भी बनता है, क्या? सुदृढ़ जल सेना। सुदृढ़ जल सेना। ठीक है, सुदृढ़ जल सेना की वजह से जो व्यापारी वर्ग थे वो आसानी से जलयानों के माध्यम से व्यापार किया करते थे, आसानी से कच्चे माल को ले आना और अपने बने हुए माल को अन्य देशों में पहुंचाना। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये कर लिया करते थे, लेकिन किसके माध्यम से? अपनी जल सेनाओं के माध्यम से। ठीक है, अगला जो इसका कारण बनता है सबसे बड़ा इंग्लैंड में ही होने का, वो है इंग्लैंड द्वारा बनाए गए उपनिवेश। इंग्लैंड द्वारा पूरे विश्व में, देखिए अगर हम पूरे बड़े देशों की, विशाल देशों की बात करें तो उन देशों में से सबसे अधिक जिसने उपनिवेश बनाए, ठीक है, सबसे अधिक और सबसे ज्यादा संपन्न उपनिवेश जिसने बनाए वो था इंग्लैंड। ठीक है, ये आप भली बात ही जानते होंगे, हमारा भारत भी इंग्लैंड का उपनिवेश रहा था। तो अपने उपनिवेशों के माध्यम से वो क्या करता था? कच्चे मालों की अपनी आपूर्ति करता था। स्पेशली अगर हम भारत और अमेरिका की बात करें तो, ठीक है, अमेरिका भी इंग्लैंड का उपनिवेश रहा था। ठीक है, ये मत समझिएगा कि इंग्लैंड, अमेरिका जो है वो इतनी बड़ी शक्ति है तो वो कभी गुलाम नहीं रहा होगा। अमेरिका भी ये इंग्लैंड का गुलाम हो चुका है। अब ये सब आपको अमेरिकी क्रांति में अच्छे से पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन क्या है कि हमारे सिलेबस में अमेरिकी क्रांति इंक्लूड नहीं की गई है, इसलिए मैंने आपको अमेरिकी क्रांति नहीं पढ़ाई है। अगर आपको पढ़ना होगा तो मैं यूट्यूब चैनल पर कभी अपने पब्लिक वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो स्पेशली इंग्लैंड ने क्या किया? भारत और अमेरिका के साथ अपने कच्चे मालों की आपूर्ति की, मतलब अपने उपनिवेशों के माध्यम से इतने सारे उपनिवेश बनाए और उन उपनिवेशों से अपने सारी जरूरत की चीजों को मंगवाना शुरू कर दिया। तो इसका एक अन्य कारण भी क्या बनता है? उपनिवेशों की प्रचुरता। उपनिवेशों की प्रचुरता। ठीक है, अब आपको पता है 18वीं शताब्दी में प्रबोधन काल की स्थिति में
विभिन्न खोजें होने लगी थी, ठीक है। यातायात के साधनों का विस्तार होने लगा था और सबसे ज्यादा यातायात के साधनों का जो विस्तार था, यातायात के साधन जहां पर उपलब्ध थे वो था इंग्लैंड देश, ठीक है। यातायात के साधन उपलब्ध होने से क्या हुआ, बड़े से बड़े भारी से भारी सामान्य मशीनें जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले आई जा सकती थी, ठीक है। इसके अलावा 1830 में रेलवे लाइन के विकास ने क्या किया, इनके कार्य को और ज्यादा मालगाड़ियों द्वारा कच्चे मालों की आपूर्ति होना, बने हुए मालों को अन्य देशों में भेजना, तो 1830 में रेलगाड़ी द्वारा भी इनके काम को, इनके औद्योगिकीकरण को बहुत अधिक गति मिली थी, ठीक है। तो इसका एक और कारण क्या बनता है, यातायात की सुविधा, यातायात की सुविधा, ठीक है। अगला आते हैं, देखिए किसी भी उद्योग की बात करें या फिर किसी भी देश की बात करें, ठीक है, किसी भी देश की या फिर उद्योग के विकास के लिए जो बुनियाद होती है, जो नींव होती है, वो होते हैं कोयला और लोहा, ठीक है। किसी भी राष्ट्र के विकास की या उद्योगों के विकास की जो बुनियाद या नींव होती है वो होते हैं लोहा और कोयला, ठीक है। ये आपने देखा होगा, मशीनें किससे बनाई जाती है, लोहे से बनाई जाती है। लोहा किससे गलाया जाता है, कोयले के माध्यम से गलाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं किसी भी देश की, और ये बुनियादी आवश्यकताएं इंग्लैंड में प्रचुर मात्रा में थी। प्रचुर मात्रा का मतलब क्या है, देखिए अन्य देशों में भी थी, लेकिन अंतर क्या था, इंग्लैंड में कोयले की और लोहे की जो खानें थी वो अत्यधिक पास पास थी। आ रहा है समझ में, इंग्लैंड में कोयले की और लोहे की जो खानें थी वो बहुत पास पास थी, जिससे बहुत ही ज्यादा सुलभता से, सुलभता मतलब होता है बहुत ज्यादा आसानी से, ठीक है, बहुत ज्यादा आसानी से लोहे को, अगर हम कोयले की बात करें तो कोयले को ला करके, ठीक है, और लोहे को ला करके और लोहे को आसानी से गलाया जा सकता था कोयले के माध्यम से, ठीक है। लेकिन अगर अन्य देशों की बात करें तो अन्य देशों में कोयले और लोहे की खानें बहुत ज्यादा दूर थी। अब इनके परिवहन में ही इतना ज्यादा कॉस्ट आ जाता था, इतना ज्यादा व्यय आ जाता था कि वस्तुओं की जो कीमत थी वो 2 गुनी बढ़ जाती थी, ठीक है। तो एक ये भी कारण इंग्लैंड में बढ़ता रहता है, कोयले और लोहे की उपस्थिति, और वो भी उपस्थिति कौन सी, दोनों की खानों का अत्यधिक पास पास होना, ठीक है। तो अगला इसका कारण बन जाता है कोयले व लोहे की उपस्थिति, ठीक। अब जिस समय पर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति से कुछ समय पूर्व इंग्लैंड में एक कृषि क्रांति हुई थी। वो कृषि क्रांति में भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे। देखिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि हम यहाँ पर केवल उतना पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो जिस समय औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हो रही थी उससे पहले इंग्लैंड में कृषि क्रांति हो चुकी थी, और कृषि क्रांति के कारण कई सारे जो मजदूर थे वो बेरोजगार हो चुके थे, उनसे कार्य जो है वो छीन लिए गए थे, ठीक है। अब ये जो मजदूर थे, बेरोजगार थे, इन्हें जैसे यदि कोई भी मजदूर है वो बेरोजगार घर पर बैठा हुआ है और अचानक से पता चलता है कि कोई भी जॉब की अगर बात करें, ठीक है, कोई भी जॉब चाहे वो कितनी भी सस्ती हो, ठीक, कितनी भी सस्ती जॉब हो, यदि कोई बेरोजगार व्यक्ति है तो उसे ये लगता है हम बेरोजगार हैं, हमें कुछ तो मिलना चाहिए, और ये अपना लेता है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ। कृषि क्रांति के दौरान विभिन्न जो बहुत सारे मजदूर थे वो बेरोजगार हो गए, और इन बेरोजगार मजदूरों को इन उद्योगों में जगह दे दी गई अत्यंत ही कम वेतन पर, ठीक है। लेकिन उन्होंने स्वीकार क्यों किया, क्योंकि वो पहले से बेरोजगार थे। अब उन्हें ये लग रहा था कि हम मतलब कहीं पे भी हमें कुछ भी नौकरी मिल जाए, ठीक है। तो इस कारण बहुत ही कम वेतन में उद्योगों में रख लिया गया मजदूरों को, और ये संख्या में बहुत अधिक थे ये मजदूर, ठीक है, बहुत अधिक संख्या में थे। और धीरे धीरे आपने देखा ही कि मजदूरों की संख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे मांग बढ़ती गई तो मजदूरों की भी आय में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी थी। तो एक ये भी कारण बनता है औद्योगिक क्रांति के होने का। कौन सा कारण, कृषि क्रांति। तो इंग्लैंड की कृषि क्रांति भी कृषि क्रांति,
ठीक है, तो ये हो गया के कारण कि आखिर इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों होती है, जबकि फ्रांस की जो स्थिति थी वो इंग्लैंड से काफी ज्यादा अच्छी थी। एक और कारण आप लिख सकते हैं, फ्रांस की स्थिति 1789 से पूर्व तक फ्रांस जो है वो इंग्लैंड से अग्रणी हुआ करता था हर मामले में। लगभग आपने फ्रांस की क्रांति में भी पढ़ा है, नौसेना को छोड़ के। ठीक है, 1789 से फ्रांस में क्या आ जाता है, बिखराव आ जाता है। ठीक है, और इसी बिखराव की स्थिति का लाभ उठाते हुए, अपनी नौसैनिक क्षमता का लाभ उठाते हुए क्या करता है इंग्लैंड, औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात कर देता है। और ये करता कैसे है, जैसे पहले अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें, उदाहरण के लिए अच्छे से समझेंगे आप, हम मान लेते हैं ये है ऑस्ट्रिया, ये है फ्रांस और ये है इंग्लैंड। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं ऑस्ट्रिया को अभी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो ये क्या करता था, फ्रांस से आयात कर लिया करता था। ठीक है, हम इटली मान लेते हैं, इटली को किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो यह भी फ्रांस से आयात कर लिया करता था। लेकिन 1789 के बाद जो स्थिति थी वो अत्यंत दयनीय हो जाती है, जो कि आपने देखा। तो इस कारण फ्रांस इनकी मांगों की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पाता है, जो कि आपने नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था में भी देखा था। ठीक है, अब फ्रांस इनकी मांगों की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं होता है। अब इस स्थिति में इटली और अन्य सारे जो यूरोपीय देश थे वो इंग्लैंड से करने लगते हैं मांग, और इनकी मांग की आपूर्ति के लिए, इनकी मांग को पूरा करने के लिए इंग्लैंड जो है वो अपने उद्योगों की लगातार वृद्धि करता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो एक फ्रांस की क्रांति 1789 वाली जो फ्रांस की क्रांति है, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के संपन्न होने का। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब अगले लेक्चर में हम चलेंगे तो चलिए अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।